हेलो गाइस, वेलकम टू लॉयंस क्लब। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं एक वीडियो सीरीज़ लेके आऊँगा एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो ये मेरा पहला वीडियो है मीन्स कि उसमें ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन से पहले शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले आपको मैं कुछ बता देता हूँ और आप लोग अच्छे से जुड़ जाइए हमारे इस चैनल से। देखिए, ये है कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे किसी भी एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ठीक है, तो उसके पहले पहले ये देख लेते हैं कि इसके कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, हमारे अगर इसके सबसे पहले कंटेंट हैं सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर सेकंड प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, एक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, एग्जीक्यूटिव, इसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, ये इसके सारे बेसिक्स ही आएंगे, बहुत डिटेल्स में नहीं पूछेंगे क्योंकि डिटेल तो आपको पढ़ाया जाएगा एलएलबी में। Next is the Parliament and state legislature, Supreme Court and High Court, service under the Union and states, distribution of legislative, administrative and finance power between Union, state, freedom of trade, commerce and intercourse, emergency provisions, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। फिर इलेक्शन कमीशन, फिर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 360 आर्टिकल, ये भी मस्ट है। वैसे इन सब के सिर्फ मैक्सिमम यही होता है कि सेक्शन ही पूछते हैं कि अमेंडमेंट प्रोविज़न किस सेक्शन में है, या फिर आपके इमरजेंसी प्रोविज़न में तीन जो हैं 352, 356 एंड 360, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और मिसलेनियस और रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, इसमें पहले हम शुरू करते हैं ना सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है। तो ये एक डेफिनेशन कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ डॉक्यूमेंट हैविंग अ स्पेशल लीगल सेंस which sets out framework and the principal function of organ of government of a state and declare the principal governance of the operation of those organ। मीन्स कि इसमें ये कह रहा है कि मतलब ये एक डॉक्यूमेंट है जिसकी मतलब एक लीगल वैल्यू है, और ये मतलब एक नियम और कानूनों का एक सेट है जो मतलब गवर्नमेंट के ऑर्गन को बताता है। मीन्स कि गवर्नमेंट में कितने टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या हो सकती है, उनके कार्य प्रणाली क्या है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, अंडर विच गवर्नमेंट पावर ऑफ कम्फर्ट एंड circumscribe the constitution is the supreme of fundamental law of land and all government organ which are the origin of the constitution and derive the power from its provisions। तो मेनली कि एक इसका क्रक्स कह लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक फ्रेमवर्क है, एक नियम और कानून है। इसी के अकॉर्डिंग जो बाकी सारे लॉज, जो एक्ट, ऑर्डिनेंस या कुछ भी बनेंगे, इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है, इसी के निर्देशानुसार, इसी के अकॉर्डिंग, इसके अगेंस्ट जाके कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी एक्ट, लॉ कुछ भी बन नहीं सकते। साफ साफ मतलब एक ये लेमैन लैंग्वेज की बात है। ठीक है, तो भी आप लेमैन ही हो, जब एलएलबी करने लगोगे तो आप लॉ मैन बन जाओगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की है जिसमें देखिए ये प्रीएम्बल है। ठीक है, ये मैंने जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट्स था वहाँ से लिया है। ये एकदम ऐसे ही इसका फ्रेमवर्क हुआ था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसमें जो 42 अमेंडमेंट, जो दो तीन सब वर्ड जोड़े गए थे, जिसमें कि सोशलिस्ट है, सेकुलर है, इंटीग्रिटी है, ये सब वर्ड इसमें अभी ऐड नहीं है क्योंकि ये पुराना वाला है ना। तो देखिए, ये ऐसा है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब ये हिंदी में है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये देखिए समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये दो वर्ड हाईलाइटेड है, इनको जोड़ा गया था। ठीक है, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, ये अखंडता भी वर्ड ऐड किया गया था 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम तथा आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये उद्देशिका जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, और ये एक बताती है कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पज क्या है। मीन्स कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाहता है। अगर
आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो सिर्फ ये चीज़, या जिसने नहीं पढ़ी है वो सिर्फ आपका ये एक प्रेम्बल, इसे प्रेम्बल बोलते हैं, अगर ये पढ़ लेगा तो उसे सब क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इतना बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो आपके जो एलएलबी, ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है। आपके एलएलबी में उद्देशिका से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस ये बन सकते हैं कि कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, पहले क्या थे। ठीक है, और इसका अर्थ भी पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पंथ निरपेक्ष है कि मतलब यहाँ पे सभी धर्म समान है, कोई धर्म ऊपर नहीं है, मीन्स कि ये धर्म से ऊपर है, ये जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये सभी धर्मों से ऊपर। ठीक है, फिर फिर इसमें और भी कई चीज़ें हैं, जैसे इसको 26 नवंबर, ये कब इसको अंगीकृत किया गया था, ये अधिनियमित किया गया था। तो आप 26 जनवरी नहीं बोलेंगे, 1950 नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसे 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, बट कुछ प्रोविजन इसके हो गए थे जब पूरी तरह से ये 26 जनवरी को हुआ था। ठीक है, तो अगर ये पूछ लेगा कि मतलब इसको अडॉप्ट कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 ही आप कहोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन के आता है, इसके एमसीक्यू भी मैं कराऊंगा, आपको लेके आऊँगा, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ नोट्स हैं इस प्रेमोल को लेके कि सन 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इस प्रेम्बल में कुछ शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, मीन्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो उद्देश्य के बारे में और भी कई चीज़ें हैं कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो ये क्वेश्चन बन जा सकता है कि नेहरू जी ने किसने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, तो आप में बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, और ये डेट है, बहुत इतने डिटेल में नहीं पूछता, कभी कभी पूछ देता है, तो डेट आप थोड़े से माइंड में रखिएगा। ठीक है, कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, कि संविधान बनाने का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय को आया। ठीक है, ये भी मैं भी पूछ सकता हूँ। फिर भारतीय संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, तो ये बोल सकता है कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, और 4-5 ऑप्शन दे देंगे तो आप इंडिया करोगे। ठीक है, फिर ये कहाँ से लिया गया है, मैक्सिमम इसमें जो चीज़ें हैं वो कहाँ से हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, यह पूरी तरह से लिखित संविधान है तथा केंद्र तथा राज्य का एक ही संविधान है। ये नहीं जैसे कि केंद्र का अलग हो, राज्य का अलग हो, जैसे आपका स्टेट है, यूपी का अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो, और जो सेंट्रल है उनका अलग, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सभी पर अप्लाई होता है। फिर भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ये क्वेश्चंस आते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ये कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, कि कितने दिन में लगा था, तो ऑप्शन दे देगा 2 साल, 3 साल, या 2 साल 12 महीना, 2 साल 9 महीना, 8 महीना, ऐसे करके दे देगा। तो आप ये याद रखिएगा, याद करने वाली चीज़ें। और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये चांसेस नहीं है कुछ खास पूछने के। ठीक है, तो इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल गए हैं, आप इसमें चीज़ें याद कर सकते हैं। और फिर ये फ्रेमिंग कैसे हुआ था, ये इसके मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, बिकॉज ये इतने डिटेल में कुछ नहीं पूछता। ये पूछ सकता है कि इसके सलाहकार कौन थे, बी एन राव। तो आप डिटेल में कुछ पढ़ने की आपको नीड नहीं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, और इतने डिटेल में आपको तो लॉ में पढ़ाया जाएगा। तो आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ सकते हो फ़िलहाल में, बिकॉज आपको एंट्रेंस निकालना है, तो आपको कई चीज़ें पढ़नी है, तो सिर्फ आप इतने डिटेल में नहीं पढ़ सकते हो, तो आप मेन चीज़ें जो हो सकती हैं वो पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर पहली बैठक कब हुई थी, ये पूछ सकता है, 9 दिसंबर को। और इसमें अध्यक्ष पहले कौन चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी रूप से, और 2 दिन बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो आपको अगर अस्थायी पूछेगा पहला, तो सच्चिदानंद सिन्हा बोलेंगे, टिक मारेंगे, और अगर स्थायी पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, फिर तिरंगे का निर्माण भी मैं भी पूछ सकता हूँ, पिंगाली वेंकैया, याद रखिएगा, जो वर्तमान जो हमारा तिरंगा है उसका निर्माण पिंगाली वेंकैया ने किया था। ठीक है, फिर संविधान सभा ने संविधान ड्राफ्ट कमेटी के अंतर्गत 7 सदस्यों को चुना गया था। ये पूछता है कि अगर जो एक कमेटी बनाई गई थी संविधान सभा के अंतर्गत संविधान बनाने के लिए, तो उसके लिए संविधान सभा की सारी जिम्मेदारी, इसके जो मेन अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर थे। सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रणेता हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ठीक है, तो बट इनके साथ 7 अन्य लोग भी थे, ये भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस कि भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन थे, फिर N. गोपाल स्वामी अयंगर थे, फिर कृष्णा स्वामी अय्यर थे, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, माधव राव, D.P. खेतान। और D.P. खेतान की मतलब ये डेथ हो गई थी, तो फिर इनकी जगह, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था 2 साल के अंदर ही इनकी डेथ हो गई थी, तो फिर उनकी जगह टी कृष्णमचन को चुना गया था। ठीक है, उसके बाद फिर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। तो ये अगर कब रेडी हो गया था, तो ये अक्सर लड़के कन्फ्यूज़ होते हैं कि कब बना हुआ था। तो 26 जनवरी सब टिक मार के आते हैं, मीन्स कि ये नहीं होता है,
26 नवंबर याद करिए, 26 नवंबर लॉ डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विधि दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो आप 26 नवंबर बोलेंगे, बिकॉज 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, विधि दिवस कब मनाया जाता है, और बहुत बार पूछा गया है। इवन मुझे याद है कि मेरे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था एंट्रेंस लॉ का, BHU का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब सोर्सेज पे आते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा इसको बड़ा इनक्रेडिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज ये ना कि हर कंट्री से जो अच्छी अच्छी प्रोविजंस हैं जो अप्लाई हो सकते हैं, और हमारे जो एक इतना व्यापक और इतनी डाइवर्सिटी वाला कंट्री है वहाँ पे लागू हो सकते हैं, तो अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट कर ली गई। जैसे फ्रांस है, वहाँ से रिपब्लिक लिया गया। ठीक है, जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट रहते हैं एक मतलब, लेकिन भले उनको बोला जाता है पावर, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और में रहती है, बट एक प्रेसिडेंट है यहाँ पे, मतलब मोनार्की नहीं है यहाँ पे, कोई राजा रानी वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, फिर UK यूनाइटेड किंगडम से मैक्सिमम चीज़ें ली गई हैं, बिकॉज यहाँ पे ब्रिटेन का राज था। तो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, पार्लियामेंट, बाई कैमरल, लोअर हाउस, नॉन पावरफुल, फिर लोकसभा स्पीकर, एकल नागरिकता, यहाँ मतलब एक ही नागरिकता है, और विधि का शासन, मीन्स कि विधि के ही ऊपर है, मतलब विधि के अधीन ही सब है। आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, तो मतलब कि लॉ के अंतर्गत सब समान है, तो विधि के शासन है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। तो ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैमरा, मतलब आप ऐसे जैसे मैंने नोट्स है, आप वैसे नोट्स बना के आपको याद कर सकते हैं कि सोर्सेज क्या है, क्योंकि सोर्सेज बहुत पूछते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी लॉ के एग्ज़ाम में, इवन जज के भी एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जा सकते हैं कि कि ये कहाँ पे कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें ली गई। ठीक है, तो फ्रांस से रिपब्लिक, और फिर UK क्या हो गया, फिर USA से भी अच्छी अच्छी चीज़ें ली गई हैं, जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल है, वॉइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट जुडिशल रिव्यू, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे प्रीएम्बल है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत है। फिर आपका फंडामेंटल राइट है, इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, क्योंकि मतलब फंडामेंटल राइट्स जैसे 12th सेंचुरी में फर्स्ट बार जो आई थी उन्हें मैग्ना कार्टा कहते थे। तो पहली बार 12th सेंचुरी में किसी भी एक राइट्स की बात हुई थी, तो इसलिए इसको बोलते हैं। उसके बाद फिर रसिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 5 ईयर प्लान लिया गया था। आयरलैंड से राज्य नीति के निदेशक तक, तो ये डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो लिया गया था। फिर ऑस्ट्रेलिया है, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, राज्य केंद्र संबंध। ये मेरे नोट्स हैं, बिकॉज ये मैंने बहुत शॉर्ट्स में लिखे हैं, और बहुत ऐसे लिखे हैं कि आप इन्हें बहुत ईजिली याद कर सकते हो। ठीक है, बुक्स में तो बहुत डिटेल में दिए हुए हैं और कई चीज़ें हैं, बट ये आप इस तरह के नोट्स बना सकते हो सिर्फ एज अ एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत डिटेल नोट्स नहीं है कि नहीं आपको बहुत, लेकिन हाँ, आपको फर्स्ट तो आपका प्रेफरेंस यही है कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपको तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, और बहुत एक से एक अच्छे अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, जो जो जज लोग का जो PCSG के एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करके और रिटन क्वालिफाई करके आते हैं, मेंस क्वालिफाई करके आते हैं, उनका इंटरव्यू लेने वाले जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे। तो आप तो मास्टर हो जाओगे फिर। उसके बाद फिर जापान है, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन लिया गया है। फिर साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट्स लिया गया है। फिर कनाडा से फेडरेशन रिपब्लिक रेजिडुअल पावर विद सेंटर विशेष शक्तियाँ जिसको बोलते हैं। फिर जर्मनी से इमरजेंसी लिया गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो आप इनका PDF आपको मैं दे दूँगा, अपने FB पेज पे मैं अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हो। और मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम भी अगर बना दूँ, आप लोग अगर बोलेंगे तो फिर मैं टेलीग्राम भी बना दूँगा, और टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूँगा, तो आपको ईज़िली PDF भी मिल जाएंगे, तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। सेम ऐसे ही मिल जाएंगे। उसके बाद आर्टिकल्स पूछे हैं कि जब आर्टिकल जब बनाए गए थे ओरिजिनली, तो 395 थे टोटल आर्टिकल, लेकिन अभी 445 है। बट अगर आपसे पूछे तो आप 395 ही बोलोगे। इसमें अमेंडमेंट हुआ इतने, उसके बाद ये 445 हो गए, बट इनमें ना A B करके ऐड किया गया। मीन्स कि ऐसा नहीं कि 395 के बाद अब कुछ नया इनको मिला या कुछ अमेंड करना था या कुछ जोड़ना था तो 396 397, ऐसा कुछ नहीं है 395 ही। इसके अंदर जैसे है आपका 51A, तो बीच बीच में चीज़ों को ऐड कर दिया गया है, बिकॉज कि आपको मतलब जो आपका मूल जो ऐसा संविधान बना था, जो 395 हमारे संविधान सभा में जो हमारे कमेटी थी जिसने बनाई थी, तो उसे कोई छेड़छाड़ ना हो, उसके अंदर ही हम जो रिलेवेंट थे उनके साथ ही ऐड करते गए हम लोग। तो कहने को तो 445 हैं, बट आप 395 ही बताओगे अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने उसमें आर्टिकल हैं। ठीक है, शेड्यूल पहले 8 थे, 12 हैं, तो एक्चुअली में आप 12 बोलोगे, 12 ही हैं। अनुसूची बाद में 4 जोड़े गए, और पार्ट्स तो शुरू से ही 22 हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफिशियल गवर्नमेंट बुक में
नया आर्टिकल जुड़ने के बाद भी आर्टिकल की संख्या को 395 ही माना जाता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में सबसे पहले 395 थे तथा बाद में इसके अंतर्गत कई और आर्टिकल ABC करके संशोधन के पश्चात जोड़े गए। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। फिर पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, कि 1 से 4 में क्या है, इंडियन टेरेटरी, न्यू स्टेट है, 5 to 11 राइट ऑफ सिटीजन। ये मतलब ये देखिए, ये भाग हैं, दिख रहा है ना, ये 22 भाग होंगे 5 to 11 में राइट्स ऑफ सिटीजन। तो मैं आपको बता दूँ तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ने क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जैसे आप सिटीजनशिप का थोड़ा पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हाँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट 3। ये क्वेश्चन भी आता है कि किस किस पार्ट में फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक ये आर्टिकल है ना। तो भाग 3 में 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स हैं। आपको ये मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से चीज़ें आती हैं और आपको फ्यूचर में ऑलवेज ये काम देंगे, और आपके पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फंडामेंटल राइट्स की नॉलेज। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A, जैसे मैंने बताया था कि बीच में ऐड किया जाता था। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो रशिया से लिया गया, ये क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि ये आपको ये पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंट। फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि बहुत डिटेल में चीज़ें हैं। ठीक है, पंचायती राज के बारे में पूछ सकता है कि किस आर्टिकल में पंचायती राज हैं, तो जो जो हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं। फिर UPSC BCS के एग्ज़ाम्स किस किस आर्टिकल में उनके बारे में बताया गया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि मेन क्या है, तो 324 इलेक्शन कमीशन की बात करता है, उसमें 324 से 329A तक के बीच में कई चीज़ें हैं। ठीक है, फिर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात होती है, इमरजेंसी प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट्स में डिटेल में कुछ नहीं पूछता है, बस पूछेगा कि किस आर्टिकल में अमेंडमेंट है, तो आप बता दोगे 368 में, ये आप याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें तो कुछ 393 कुछ इसमें इसको डिस्कस कर दिया गया था। ठीक है, लॉ ऑफ स्टेट। फिर आपके ये शेड्यूल हैं, शेड्यूल भी पूछे जाते हैं। शेड्यूल में सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपसे पूछे जाते हैं कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ पूछे जाएंगे कि किस शेड्यूल में है, 10th में है। ठीक है, पंचायती राज 11 में है, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 12th में। ये जो बाद में ऐड किया गया उनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आप में पहले 8 थे, अब 12 हो गए हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपको मैंने एक तरह से आपको सिलेबस बता दिया कि मतलब ये चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि आपने मतलब अगर फर्स्ट टाइम पढ़ा हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमें क्या क्या अभी पढ़ना है। ठीक है, तो मैं ये आपको मैंने एक सिलेबस बता दिया, और मेरा नेक्स्ट वीडियो फिर एक मैं पर्टिकुलर टॉपिक से शुरू करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, आप बस आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, बिकॉज़ आपका पहला प्रेफरेंस यही है कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो मैं आपको इधर उधर बहुत डिटेल में पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, कुछ केस लॉ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, और जो पुराने पेपर हैं उनके ही आधार पे, क्योंकि पुराने पेपर से ही आपको जो प्रीवियस पेपर है, प्रीवियस ईयर के पेपर है, वो आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो आप उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हो, वो चीज़ें उनसे कर, तो उन्हीं के आधार पर मेरे वीडियोज़ रहेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी भी लॉ एग्ज़ाम में, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, लॉ के LLB के एग्ज़ाम में बहुत डिटेल में नहीं पूछता। LLM का दे रहे होते तो बात होती, क्योंकि आप LLB पूरा पढ़ के LLM दे रहे हो, बट LLB के लिए आप तो कुछ नहीं पढ़ा ना पहले, तो बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा कुछ भी। तो ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक वाइज होगा, आपको इतनी चीज़ें तो पता चल गई कि हाँ प्रॉपर ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ठीक है, और बाकी जो उसके अलावा जो IPC है, कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी मैं भी वीडियो लेके आऊँगा अभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, नहीं आया तो डिसलाइक करिएगा, और थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।